हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज पंकज पेटवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है, साइंस का ऐसा ब्रांच है जहां पर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर हम केमिकल रिएक्शन में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो टू वेज प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं, या फिर हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल एनर्जी है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन हुआ जहां पर हम रिलेशन देखते हैं यहाँ, या फिर आप ये कह सकते हो कि जहां पर हम कन्वर्जन करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब हम इसका इंपॉर्टेंस अगर देखें तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एप्लीकेशन है एक वाइड एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। तो जैसे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि किसी मेटल के ऊपर एक और तरह की कोटिंग हम कर लें या और तरह का मेटल उसके ऊपर हम कोट कर लें, उसकी कोटिंग कर लें, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप क्या करते हो, आयरन के ऊपर हम क्या कर लेते हैं, जिंक का एक लेयर बना लेते हैं, और जिंक का एक लेयर बनाने का मकसद ही होता है ताकि रस्टिंग प्रोसेस रुक सके, यानी कि आयरन पर रस्टिंग ना हो, इसलिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं, जिंक का ओवर कोटिंग करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल भी हमारे पास इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ मेटल, लाइक अगर हमें मेटल प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। सेल्स एंड बैटरीज, जो कि आपका यहाँ पे एक टॉपिक भी है जिसमें आप बहुत सारे सेल्स पढ़ोगे, प्राइमरी सेल्स पढ़ोगे, सेकेंडरी सेल्स पढ़ोगे, सेल्स एंड बैटरीज के बारे में, ठीक है। जैसे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में किस तरह की रिएक्शन होती है वो भी आपके किसके अंडर आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करके होते हैं। जैसे आपके पास है NaOH, Cl2, F2, बहुत सारे हो सकते हैं। इन रस्टिंग प्रोसेस में भी इसका यूज होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखा, उसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है, रस्टिंग प्रोसेस में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज होता है। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट किसी मटेरियल से कैसे पास होता है, उसके लिए दो कंडीशन हमारे पास होती है। इलेक्ट्रिक करंट तभी पास होगा जब किसी सब्सटेंस के पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर आयंस हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पास मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और उसका मेन जो रीजन है दैट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो मोल्टन स्टेट यानी कि जब उन्हें मेल्ट किया जाता है या एक्वस मीडियम या सॉल्वेंट या फिर आप कह सकते हो मोल्टन स्टेट या एक्वस मीडियम में क्या कर सकते हैं, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कंडक्टर की तो सिंपल डेफिनेशन है कि जब ऐसे सब्सटेंस जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होती है, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें हम कहते हैं मेटेलिक कंडक्टर या सिंपली हम उन्हें कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। ओके डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने देखा मेटेलिक कंडक्टर, जहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्लास 11 पे भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर भी हम डिफाइन कर रहे हैं एक बार फिर से। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और आयंस कब प्रोड्यूस होंगे, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सोल्यूशन में। या तो एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेज में क्या होता है, आयंस का जनरेशन होता है। और जब ये आयन जनरेट होते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। मूवमेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो दैट इज आपके पास ऐसे सब्सटेंस जहां पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं,
एक्वस मीडियम में आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं या उन्हें मेल्ट करने पे आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे अगर आपके पास NaCl है, NaCl अगर हम सॉलिड की बात करें, NaCl सॉलिड स्टेट में होता है। NaCl सॉलिड स्टेट में कोई भी आयन यहाँ पे डिसोसिएट या अलग अलग फॉर्म में नहीं होता है। Na+ और Cl नेगेटिव तो होता है, लेकिन ये कंबाइन फॉर्म में होता है। लेकिन जब आप इसे क्या करते हो, मेल्ट करते हो, मेल्ट करने पे क्या होता है, इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स इंटर पे भागते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। या फिर अगर हम बात करें, हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि कितनी क्वांटिटी उनकी डिसोसिएट होती है उसके बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए आगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम किसे कहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्वस मीडियम में डालने पे या सॉल्वेंट में डालने पे पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। हालांकि कोई पूरी तरह से डिसोसिएट तो नहीं होता, लेकिन हम एक आइडियल कंडीशन मानते हैं कि कंप्लीटली डिसोसिएट जो हो जाते हैं। इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपके पास HCl हुआ, KCl हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि जो आयंस देते हैं सोल्यूशन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपके पास है 100 HCl मॉलिक्यूल, आपने क्या किया, वाटर में डाला, तो जितने मॉलिक्यूल आपने डाले पूरे के पूरे H+ और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होंगे। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने यहाँ पे 100 डाला तो 100 H+ और 100 Cl नेगेटिव जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि 100 HCl का मतलब यहाँ पे उतने ही H+ और उतने ही Cl नेगेटिव जनरेट होंगे, और कोई भी इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, यानी कि HCl फॉर्म में कोई भी मॉलिक्यूल आपको नहीं दिखेगा, सब आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक आइडियल कंडीशन। और इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगला जो हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी कि जैसे आपके पास एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, अदर भी हो सकते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड हमारे पास है, एसिटिक एसिड अगर आपने क्या किया, 100 मॉलिक्यूल इसके वाटर में ऐड किए, तो मे बी ये हो सकता है कि 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए, 40 मॉलिक्यूल CH3CO नेगेटिव की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, 40 मॉलिक्यूल CH3CO नेगेटिव एंड H+, 40 CH3CO नेगेटिव और 40 H+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और रिमेनिंग आपके पास 60 मॉलिक्यूल CH3COH के अनडिसोसिएट रहे, यानी कि उनका डिसोसिएशन नहीं होता है। तो जैसे आपने देखा, मतलब आपके पास 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के थे, 40 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए, यानी कि किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिटेट आयन CH3CO नेगेटिव और H+ में डिसोसिएट हुआ, जबकि 60 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के ऐसे ही रहे, यानी कि उनमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आखिर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में हम एक डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका जो रिप्रेजेंटेशन है या जो डिजाइन है वो देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सिंपली 2 बीकर दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक में एनोड और दूसरे में कैथोड, और यहाँ पे आपके पास एक ही बीकर है या एक ही चैम्बर है, दोनों एनोड और कैथोड एक ही चैम्बर में डिप है। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है एक ऐसी डिवाइस जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, वहां पर क्या होता है, यहां पर तो क्या था, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी और कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगी। जबकि यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो दोनों एक दूसरे में अलग अलग प्रोसेस है, दोनों में क्या है, प्रोसेस अलग अलग है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे आप गैलेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बोल रहे हो, यहाँ पर क्या होगा, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। अगर हम पोलैरिटी की बात करें, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वहां पे एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा।
दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। ठीक है, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है, 2 हाफ सेल है, दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, दोनों सेपरेटेड है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो आपके पास पोर्शन है जहाँ पे एनोड रखा हुआ है और जहाँ पे कैथोड रखा हुआ है अलग अलग सेपरेटली, इन्हें हम बोलते हैं हाफ सेल। हाफ सेल ही हो गया, हाफ सेल ही हो गया। तो दोनों ये क्या है, हाफ सेल है। ठीक है, तो 2 हाफ सेल होते हैं। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड का मतलब होता है एक मेटल रॉड जिसकी सरफेस पे या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सकता है। जो आपके पास मेटल रॉड है इसकी सरफेस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। और इसी तरह की जो मेटल रॉड होती है जो सोल्यूशन में डिप होती है, एक तरफ से सोल्यूशन में डिप होगी और दूसरी तरफ से उसमें वायर कनेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड भी आपके पास पोलैरिटी के अकॉर्डिंग 2 तरह के हो सकते हैं, एनोड हो सकता है, कैथोड हो सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा है ये एनोड हुआ। अगर हम इलेक्ट्रोड केमिकल सेल की बात करें तो नेगेटिव वाला एनोड हुआ और पॉजिटिव वाला कैथोड हुआ। यहाँ पे कंडीशन रिवर्स है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखें तो यहाँ पे सिंगल चैम्बर है, एक ही चैम्बर है, एक ही बीकर है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड सेम मेटल के होते हैं। ये वाला भी उसी मेटल का होगा, ये वाला भी उसी मेटल का होगा और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये अलग अलग मेटल के बने होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट अलग होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अलग अलग कंसंट्रेशन के हो सकते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक सल्फेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ और हो सकता है और यहाँ पे कुछ और हो सकता है। जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट सेम है और उनका कंसंट्रेशन अलग है तो उन्हें हम कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। यानी कि 2 अलग अलग हाफ सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट, सपोज इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसका कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है। इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है और इसका 0.5 मोलर है। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट एक ही है। तो इस तरह का जो सेल बनेगा हमारे पास उसे हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अंडर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो आपके पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के भी हो सकते हैं और डिफरेंट मेटल के भी हो सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम है तो कंसंट्रेशन उनका अलग होना चाहिए और जब कंसंट्रेशन अलग होगा, अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सेल। यहाँ पर क्या होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे और कैथोड की तरफ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि जो करंट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या होगा, वैकेंट स्पेस बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गया तो एक तरफ से पीछे की तरफ जो छूट रहा है ये आगे बढ़ रहा है या पीछे छूटा, तो मतलब एक कुछ आगे बढ़ रहा है, वो आगे क्या बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और पीछे की तरफ क्या छूट रहा है, वैकेंट स्पेस। तो इस तरह से अगर हम मानते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है तो करंट जो होगा आपका पीछे की तरफ रन करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। करंट और इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है दोनों अपोजिट होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं और करंट यहाँ से यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है। सॉल्ट ब्रिज, अगर हम बात करें सॉल्ट ब्रिज की, तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहां पे सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होती है। अब सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, ये आपने क्लास 11 में पढ़ा था कि वहां पर सॉल्ट ब्रिज क्यों रिक्वायर्ड है। सॉल्ट ब्रिज का मेन जो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। इंटरनल सर्किट मतलब ये वाला सर्किट, और ये वाला जो आपके पास है ये एक्सटर्नल सर्किट है। तो जो सॉल्ट ब्रिज का यहाँ पे फंक्शन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, क्या कर रहा है, इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है और दूसरा न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रलिटी मतलब पूरे सेल को न्यूट्रल बनाए रखता है ये वाला
जो आपका सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज आपका यू शेप ट्यूब होता है जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो KCl फिलअप किया जाता है या NH4Cl फिलअप किया जाता है, NH4Cl या KCl फिलअप किया जाता है। और यहाँ पर जो इन आयन की मोबिलिटी होती है, स्पीड यानी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो इस सॉल्ट ब्रिज में फिलअप किया जाता है, इनकी जो स्पीड होती है वो एक जैसी होनी चाहिए। जितनी स्पीड से K पॉजिटिव आगे बढ़ेगा उतनी स्पीड से Cl नेगेटिव भी आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। सेल रिएक्शन अगर हम बात करें, सेल रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर आपके पास कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होगा उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट के जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहां पे प्रोसेस कंप्लीट होती है। और जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, उसे कनेक्ट कर रहे हो, सेल को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रहे हो और वहां पे एनर्जी दे रहे हो ताकि केमिकल रिएक्शन हो सके। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी तो उसके लिए डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव, गिव्स फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव। मतलब ये वाली प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है और जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तब तक की प्रोसेस होती रहेगी, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोलैरिटी में डिफरेंस आया।